अच्छा, अब ये बस यही फायदा है 12वीं में। 11वीं का कलेश नहीं होता 12वीं में। 12वीं में तुम्हारे जो एग्जाम लेगा वो बोर्ड लेगा फाइनल, और वो तुम्हारे टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब स्कूल पर तुम्हारे ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता, तुम्हारा रोल नंबर डिपेंड करता है, उसको तुम आराम से निकाल सकते हो। थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा तुम एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब क्योंकि तुम 12वीं में आ चुके हो तो पूरा फोकस तुम्हारे पास रहेगा, तुम और ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाओगे अब। इसलिए मैं करूंगा, वैसे नहीं रहोगे तुम। अच्छा, अब क्लास 12th में क्या करने वाले हैं, अर्ली स्टार्ट कर लिया हमने, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, जो करना करना, मेरे को बता देना। कक्षा 11वीं में 3 चीजें हो सकती है। एक, तुम 12वीं और सीयूईटी एक ही बात है, दोनों के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, दोनों की साथ में तैयारी करवाता चलूंगा। इसका मैं एक अलग बैच बना रहा हूँ, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे बता देना। एक होगा तुम्हारा, और एक मेंस एडवांस। इसमें क्या होता है, इसमें 12वीं होगी, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसा वैसा अगर तुम करते गए तो 70 में से 70 तो तुम्हारी मेहनत है, 65 तो तुम ना भी करोगे ना, जो जो मैंने कराया बस वो कर लोगे तो भी आ जाएंगे। नहीं है कि ना था, प्लेलिस्ट पुराने साल की पड़ी हुई है, वो उठा लो, इस बार तो पूरा साल है और भी बढ़िया। वो तो 14-15 घंटे की बात है, 14-15 घंटे में पेपर निकल गया बच्चों का, बढ़िया बहुत। अच्छा, ये अलग बैच है, ये अलग बैच है, ये अलग बैच है। इसमें मेहनत ज्यादा होती है, इसमें मेहनत कम होती है। इसका मैं बता देता हूँ, इसका मेरे को ऑल्टरनेट डेज में, जैसे एक सब्जेक्ट की बात करूं तो ऑल्टरनेट डेज में मेरे को एक दिन चाहिए। जैसे MWF एक एक दिन ये हो गए, और इसमें 1 घंटे की क्लास होगी, उसी में बढ़िया निबट जाएगा ये। सीबीएसई में उतने में तुम इतना खींच लोगे। ऑल्टरनेट डेज में 1-1 घंटा। जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट लिया तो मान लो फिजिक्स मैंने पढ़ाया तुम्हें 4 से 5, MWF, तो इसी में ही ये सब हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा नीट, इसमें फिजिक्स थोड़ी हल्की है, इससे थोड़ी सी ऊपर आती है, बट इसमें ये है कि 1.5 घंटा चाहिए। जैसे MWF में हर हफ्ते 1.5 घंटा चाहिए, और ये मान लो महीने में 2 एक्स्ट्रा क्लास लगी जाती है इसमें, ठीक है। और इसमें जो मैं कराऊंगा अगर वो कर लोगे तो फिजिक्स में तो 180 में से 180 है। मुश्किल होता है, आसान नहीं है, ऐसे मैंने बोल दिया ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि एक परफेक्ट स्कोर और एक कैसा भी स्कोर, अगर 180 में से तुम लगाओ तो मान लो तुमने अगर एक सवाल गलत करा तो उसके तो नंबर मिले नहीं, 0.25 और घट गए। तो मान लो 4 नंबर का एक सवाल था, 4 भी घटे, तो ये भी लाना एक बार को मैं आसान बोल दूंगा। 150 से इस पे आने के लिए उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी मेहनत यहां से यहां आने में लगती है। एक्यूरेसी सोचो, एक भी गलत नहीं, कोई तुम्हें गिरा ही नहीं पाया एक जगह भी। जिंदगी में कहीं तो हारता होगा आदमी, इसका मतलब है एक भी जगह नहीं हारा वो, ठीक है। अच्छा, फिर ये मेंस और एडवांस, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। इसमें तुम लगा लो एक सब्जेक्ट को 2 घंटे MWF, और एक एक्स्ट्रा क्लास पर वीक गारंटी है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा क्लास थी एक महीने में, या हर वीक एक एक्स्ट्रा क्लास लगी जाएगी। मेरे को पता है ना हिसाब क्या होता है, बच्चा के हिसाब से चलता है। ये मेरी वजह से नहीं है, तुम्हारी वजह से लगेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये मेंस एडवांस का रहेगा, ये नीट का रहेगा, ये 12 CUT का रहेगा, ठीक है। ये तीनों इसमें जॉब करना है कर लो। मेरे ख्याल से तुम दोनों का ये वाला एरिया है जो चल रहा था कंटिन्यूअस में, ठीक है। ये वाला, इसका मैं तुम्हें अभी प्लानर भेजूंगा। सीबीएसई का प्लानर मैंने तुम्हें भेज दिया था बना के, वो देख लिया था, वो टेस्ट वगैरह सब थे क्या। वो तो क्रैश कोर्स का है, जो दूसरे वाला है। क्रैश कोर्स का तो ये है, जो जो टॉपिक मैंने करा दिया तुम्हें, वो टॉपिक तुम वहां से क्रैश कोर्स से देख लेना, वहां से भी तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी। उसमें एडवांस की भी शीट डाली है मैंने, मेंस की भी शीट डाली है, नीट की भी शीट डाली है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा प्लानर बन जाएगा, जैसा क्रैश कोर्स का बनाया वैसे वाला बनाऊंगा तुम्हारा, इसका इसका मेंस और एडवांस का, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास 4 से 5 वाला, अगर चलो मैं इसकी बात करूं क्योंकि तुम इस डोमेन के आदमी है, तो तुम्हारे हिसाब से आज टाइम फिक्स करता हूं, फिर अपना पढ़ाई शुरू करेंगे तुरंत। तो मेरे को बताओ टाइम तुम्हारे हिसाब से क्या फिक्स करना चाहिए। स्कूल गोइंग तेरा इस बार 12वीं का मेरे को क्लेश नहीं चाहिए स्कूल की तरफ से। हफ्ते में 2 छुट्टी में ले लूंगा तेरी, वो तू देख, ठीक है। तरीके मैं बता दूंगा, तरीके बहुत है लेने के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट टू एजुकेशन है, स्कूल वालों को बोल कि मैं कहीं कोचिंग जा रहा हूँ, और कोई प्रोफाउंड कोचिंग है या फिर कोई स्टैम्प्ड कोचिंग है, जो भी है, अगर तू उसका नाम लेके बोलेगा कि हाँ मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो वो तेरे से राइट टू एजुकेशन नहीं छीन सकते। अगर वो चीज़ नहीं पढ़ा रहे जो यहाँ पढ़ाई जा रही है, तो उनकी मजबूरी है, तेरे को छोड़ेंगे यहाँ पढ़ने के लिए वो चीज़। वो ये नहीं बोल सकती कि नहीं सीबीएसई ही जरूरी है, तो बोल मेरे को बनना इंजीनियर, तो 1 साल ड्रॉप करके ही बनूं, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। होमवर्क मत दो, चलो मेरे को कॉपी मत बनवाओ मेरे से, आके बैठ जाऊंगा स्कूल, मेरे को पढ़ने दो, तब पढ़ लूंगा।
तो कुछ कुछ बातें तुम्हें करनी पड़ेगी, थोड़ा उन्हें, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ही आर पार कर दो कि वो स्कूल से ही निकाल दे, थोड़ा बीच का रास्ता निकालना, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ तुम्हारे लिए क्या टाइमिंग कंफर्टेबल रहेगी, सर की क्या टाइमिंग है वहां पे? MW 5:15 बिल्कुल ही बीच में पड़ गया है। 12वीं की 6:30 से 7:30 थी, क्योंकि दिक्कत ये है ना, तीनों सब्जेक्ट अगर तुम यहाँ पढ़ोगे तो 2 और 2 6 घंटे तो मैं ही ले जाऊंगा तुम्हारे, है ना। तो जिस दिन सर की क्लास नहीं होगी, जिस दिन सर की क्लास नहीं होगी उस दिन तो चलो 4 घंटे भी दे दोगे तुम मेरे को, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। और जिस दिन सर की क्लास होगी उस दिन तुम 2 ही घंटे दे पाओगे। अब वो 2 घंटे ऐसे होगा, अगर सर 6:15 पे रखते हैं तो फिर मुझे 4 बजे रखनी पड़ेगी तुम्हारी, समझे। और अगर सर रखते हैं 5:15 पे तो फिर तुम्हें यहाँ पे लेट तक पढ़ना पड़ेगा, वो बिल्कुल बीच में हो जाएगा स्लॉट। ये है। स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है तुम दोनों की? तीनों सेम ही स्कूल में हो ना? हाँ, तीनों की 2 बजे हो जाती है। अच्छा, अब तू मेरे को ये बता स्कूल में करता क्या है? ये तो जो बताता है मेरे को मानना पड़ता है, क्योंकि कोई और है नहीं स्कूल में। तेरी क्लास में है ना, सेक्शन वगैरह सब सेम है। हाँ, ये करता क्या है? पिछले साल क्या क्या करा इसने? कैसा बिहेव करता है, कैसा रहता है, मास्टर से कैसे बात करता है, पढ़ता है नहीं पढ़ता है? पढ़ता है। घर से पढ़ के आता है, स्कूल में भी पढ़ता है? ऐसे आपस में बात करके तो नहीं आए हो ना, मैं तेरी तारीफ करूंगा तो मेरी करियो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलेगा पूरा साल, ऐसा तो कुछ नहीं है? ठीक है। तो पढ़ लेता है। और तेरा पेपर कैसा गया? सही सही गया? अरे ऐसे सही सही नहीं होता यार, यहाँ को आर्ट्स थोड़ी चल रही है यार। हाँ, ऐसे बताते हैं नंबर हो गए, ऐसे अच्छा लगता है ना, डेटा होता है कोई। तो 20 भी बोलता मेरे को तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर डेटा बताओ, है ना, आंसर करने का सीखो अभी थोड़ा सा। तो अच्छा, 11वीं कैसी है फिजिक्स में? कॉन्सेप्चुअली, नंबर से जज नहीं कर रहा मैं, कॉन्सेप्चुअली जैसे एनएलएम, काइनेमेटिक्स वगैरह, वर्क पावर एनर्जी, ये सब ठीक ठाक है, एसएचएम ऑसिलेशन बढ़िया है, ये सब आता है। रोटेशन, रोटेशन में दिक्कत है, ठीक है। सर्कुलर मोशन वगैरह और फ्लूइड्स वो 50%, ठीक है। हाँ, तो देख उसी के हिसाब से नंबर हो गए। ठीक है, तो ये सब कहानी चलेगी। एक बार मेरे को टाइम कंफर्म करके बताना, जे मेंस और एडवांस वाला बैच तुम्हारा, उसी के हिसाब से टाइमिंग रख के वो बना दूंगा मैं। तुम्हारा प्लानर बन गया है, बस मुझे उसमें टाइमिंग अपडेट करनी है, शीट अपडेट करनी है। हाँ, टीटीएस में तो मैंने तुम्हें भर दिया, टीटीएस में मैंने भर दिया, और जब तुमने बताया एमडब्ल्यूएफ की है तो मेरे को सारी करेक्शन करनी पड़ी, वो वाली रो और कॉलम मैंने ऑल्टरनेट में हटा दिए, अब मैं दोबारा रिफिल करूंगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। और फिर डेट भी चेंज करूंगा, फिर डे भी चेंज करूंगा। एक बार मैं भी बात करूंगा, मेरी हुई थी सर से बात, काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी मेरे फोन वोन खो गया हो, तुम्हें बताओ, कुछ टाइम पहले फोन खो गया था ना, सिम नहीं थी, और एज ऑलवेज तुम्हें पता है 11वीं से गरीब आदमी, है ना, तो कहाँ से लाऊं फोन। सिम ला सकता था, सिम भी नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से सर से कांटेक्ट नहीं हो पाया, बाकी करूंगा मैं सर से कांटेक्ट, टेंशन मत लो। ठीक है, तो फटाफट 12वीं का कुछ टॉपिक चालू कर लेते हैं, ऐसा ना लगे कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में तुम निकल जाओगे। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले तो ये बताओ मास क्या चीज है? मास से शुरू करते हैं, आओ। इससे गिरी हरकत क्या कर सकता है दुनिया में कोई, है ना, कि हम चीजें मास से शुरू कर रहे हैं। बता मास क्या होता है? जो जगह और स्पेस ऑक्यूपाई करे, अच्छा, वॉल्यूम है उसका कोई, ठीक है। मास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम, है ना। अच्छा, स्पेस और वॉल्यूम में क्या फर्क है बताओगे? तो फिर क्यों बोल रहे हो स्पेस एंड वॉल्यूम? या तो स्पेस बोल लो या वॉल्यूम बोल लो, है ना। हाँ, तेरे को कुछ अलग पता हो, सेम पता है, ठीक है। मतलब मास मतलब तुम्हें बताया कोई ऐसी चीज जो वॉल्यूम घेरती हो, है ना, ठीक है। तो मतलब मैटर मास है, कोई भी मैटर मास है। अच्छा, मैटर की डेफिनेशन बताना, विच है मास, और मास क्या है? विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम, स्पेस, ठीक है। तुम मेरे को बता पाए वैसे मास क्या है अभी तक? तुमने अगर देखा हो तो तुमने क्या किया, तुमने कहा मास वो मैटर जो वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मैटर ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाइंग स्पेस। फिर तुमने मैटर पूछ लिया, मैंने मैटर की डेफिनेशन कैसी दी? विच पोजेस मास, विच पोजेस मास।
और तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया हो, तो अपने साथ ये खेल रहे हो, ए का घर कहाँ है, बी के सामने, बी का घर कहाँ है, ए के सामने, दोनों का घर कहाँ है तुम्हें पता ही नहीं है। समझ के देखो, एग्जैक्ट यही सिचुएशन नहीं है। अब बताओ मास क्या है। भाई तुमने कहा मास वो मैटर है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, फिर मैंने पूछ लिया मैटर क्या है, जो जिसके पास मास होता है। पर कौन क्या है फिर, तो ये कैसे डिफाइन करेंगे हम। हाँ तो वही, ये डिफाइन करना थोड़ी ना होता है, ये डिफाइन करना है। तुम मेरे को समझा थोड़ी ना पाए मास क्या है, तुम मेरे को बोल दोगे मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो इसीलिए मास की कोई डेफिनेशन नहीं है। तुम पूरी 11वीं पढ़ लोगे, पूरी 11वीं किसके बेसिस पे पढ़ी है तुमने, मास के बेसिस पे, है ना। यूनिट डायमेंशन एरर खत्म होती सीधा मास आ गया था हमारे पास सबसे पहले, कि मास है और मास का हमने सेंटर मास लिया, उसके हिसाब से काइनेमेटिक्स पढ़ी जब तक रिजिड बॉडी नहीं आई। रिजिड बॉडी में हमें पता लगा कि हम सेंटर ऑफ मास की बजाय बॉडी की भी डायनेमिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो पूरी 11th क्लास निकली और हमने ध्यान नहीं दिया, हमें मास ही नहीं पता पड़ा। पूरी 11th मास की है, मेन हीरो मास है 11th का, और 12th का मेन हीरो चार्ज है। 12th का मेन हीरो, जैसे 11th में मेन हीरो कौन है, मास, सारी चीजें मास पे। 12th का मेन हीरो चार्ज, सारी चीजें चार्ज के बेसिस पे। पूरी 12वीं खत्म हो जाएगी, इसका पीछा नहीं छूटेगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर भी चार्ज के बेसिस पे पढ़ोगे। अब अगर तुमसे पूछा जाए भाई चार्ज डिफाइन करो, तो चार्ज डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं, चार्ज, मैंने कहा चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, बड़ा क्यू छोटा क्यू जो तुम्हारी मर्जी। तो मेरे से पूछा गया भाई चार्ज क्या है, तो मैंने कहा चार्ज वो है जिसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चार्ज एक ऐसी चीज है जो इससे इंफ्लुएंस होती है। चार्ज एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से इंफ्लुएंस होता है, ठीक है। अब मैंने पूछा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, जो चार्ज की वजह से पैदा होती है। तो चार्ज कौन है, जो इन्फ्लुएंस होता है किससे, इससे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, जो कहां से आती है, चार्ज से। तो फिर वही वाली बात नहीं होगी। तुमसे बोला ए बताओ तो तुमने बी का सहारा ले लिया, तुमसे पूछा बी बताओ ए का सहारा ले लिया, ए का चल रहा है, ठीक है। ये बेस्ट डेफिनेशन है हमारे पास जो मैंने पढ़ा दी। कोई भी आर्टिकल खोल लो गूगल पे, विकिपीडिया भी पढ़ लोगे, यही डेफिनेशन मिलेगी। इससे बेटर डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। बट ये क्या डेफिनेशन है असलियत में, तो ऐसी पूरी 12वीं खत्म हो जाएगी, हम क्या नहीं पढ़ पाएंगे, चार्ज नहीं पढ़ पाएंगे, पता ही नहीं है कहां से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये बात तो ही खत्म होगी, हमें चार्ज का नहीं पता, हमें अब हमें सब पता होगा, हम सब डिफाइन कर लेंगे जिसके बेसिस पे हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बस हमें वो नहीं पता होगा, बाकी दुनिया में हर चीज पता होगी। अब पूरी 12वीं में तुम्हें एक एक चीज पता होगी जो चार्ज करता होगा, जो चार्ज की वजह से आती होगी, वो सारी चीजें पता होंगी तुम्हें, लेकिन सिर्फ क्या नहीं पता होगा, चार्ज। जैसे 11वीं में हमें सब कुछ पता था मास के बारे में, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, घुमा के देख लिया, टोपल कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, भगा भी दिया, सारी चीजें करी इसके साथ हमने, जो जो हो सकता था सब करा। और सारी चीजें करने के बाद हमें एक बात पता लगी कि ये तो पढ़ ही नहीं सकते। जिसके बारे में हमने पता करा वो असलियत में क्या है वो नहीं पता, बाकी सब पता है, ठीक है। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वो लिख के आओगे, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन नोट्स में तुम्हें दे ही दूंगा, जैसे उस पर लिख के देता हूँ। तो अगर तुम्हें डेफिनेशन बोलनी हो मुंह से बोल के बता दो, ताकि यहीं याद हो जाए, फटाफट बता दो एक बार। चार्ज इज समथिंग विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चार्ज के बारे में ये चीज पता लगी। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उससे पहले डेटा है चार्ज के बारे में, वो डेटा याद कर लो। डेटा क्या है कि चार्ज की सबसे छोटी इकाई, चार्ज की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो है ई। एक वैल्यू है जिसका नाम रख दिया ई। ये नेपियर कांस्टेंट नहीं है, एक्सपोनेंशियल में होता है ना मैथ्स में, वो नेपियर कांस्टेंट नहीं है। हाँ ये 2.712 वो सब नहीं है। अच्छा तो स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब कैसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे मान लो कि मेरे पास 100 टॉफी है ना, और क्लास में बच्चे हैं 25, तो एक को कितनी मिल रही है, तो कम से कम एक बच्चे के पास कितनी टॉफी है, 4। तो मैंने क्या बना लिया, एक सबसे स्मॉलेस्ट इकाई बना लिया बढ़ने वाली, ठीक है। जैसे अगर तुमसे कोई बोले कि तुम दूध लेके आओ, तो तुम हद से हद कम से कम कितना दूध ला पाओगे, किसी भी मदर डेयरी के दूध से दूध लाए हो तो कितना दूध ला पाओगे तुम, कम से कम मिनिमम आधा लीटर। आधे लीटर से कम की थैली आती नहीं ना,
फिर 1, फिर उसके मल्टीपल में। क्या तुम 773.43 ml दूध ले आओगे? नहीं ला सकते ना। तो उन्होंने सबसे छोटी यूनिट क्या डिफाइन कर दी? 500 ml। ऐसी हमने इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे छोटे चार्ज को क्या डिफाइन कर दिया? E। और उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम। सी से नोट करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसका आगे प्लस माइनस आता है, वो भी बताऊंगा अभी। पहले तो ये सीखो, सबसे छोटी इकाई कौन है? ई। ठीक है। ऐसी चलो, वो तो खैर इलेक्ट्रोस्टैट में जब तुम फॉर्मूला पढ़ोगे तब पूछूंगा सवाल। अच्छा, ये छोटा सा डेटा याद हो गया तुम्हें? इलेक्ट्रॉन का मास भी देख लो यहीं पे। एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर देखा जाए तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये डेटा है, बस तुम्हें याद होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी अगर तुमसे पूछे कि एक प्रोटॉन का मास कितना होगा, वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये भी -31 kg है। और ऐसे ही एक न्यूट्रॉन का मास क्या हो गया? पता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम में घूमते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻27। मैंने बहुत ही रफ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखी है, ये काम करेगी। और ये काम करेगी, पक्का करेगी। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी, ये तुम्हारे जो काम आएगी वो वाली वैल्यू लिखी है। ठीक है, अगर वो सवाल में तुम्हें देता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो तुम कौन सी वैल्यू यूज करोगे? वो एग्जैक्ट वाली। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, इन सबके मास हो गए। और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन का मेरे को चार्ज का पता करना हो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ऐसे ही मेरे को एक पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही भाई होता है लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इस सबको हटाओ, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? प्रोटॉन पे होगा यही चार्ज प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सारा का सारा डेटा है, कोई ज्यादा मुश्किल डेटा नहीं है। यही वैल्यू मैंने तुम्हें बार बार घोट के पिला दी। और ये मास तो तीनों का अलग अलग हो गई। इन दो का सेम लेते होता नहीं है, इसमें से एक्चुअल में न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन न्यूमेरिकल करते टाइम ये दो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू उठा लेंगे तो न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ठीक है। यहां तो कोई भी बात परेशान कर रही हो? पक्का? मायूस क्यों है इतना? पक्का? ऐसे हंसा ना, अब ठीक है। और ऐसे लगातार हंसते ही मतलब साइको भी लगेगा। थोड़ा सा अटेंटिव रहे, मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए सो ही रहा है बिल्कुल। अच्छा, तो ये डेटा एक बार देख लो, याद कर लो। अभी मैं एकदम यूज कर लूंगा इसको, फिर दिक्कत होगी तुम्हें। देखने के बाद मेरे को बताओ, एक बार वैल्यू बोल के बताओ, सबसे मेन वैल्यू कौन सी है जो मैंने लिखी पिछले वाले बोर्ड पे? ई। कितना है वो? हाँ, बिल्कुल। तो क्या अब मैं ई को तुम्हारे सामने ये लिख सकता हूँ +-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम? अगर प्लस हुआ तो कौन? प्रोटॉन। और अगर माइनस हुआ तो कौन? इलेक्ट्रॉन। बस इतनी सी बात है। ठीक है। अच्छा, तुम्हें ये वैल्यू भी याद होगी, सबसे छोटी वैल्यू। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की। अच्छा, चार्ज के बारे में सबसे पहली चीज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कौन सी? जो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती, जिनके पास डायरेक्शन भी नहीं होती। ठीक है। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती, उसको क्या बोलेंगे हमारे सिलेबस में? उसको क्या बोलेंगे? स्केलर बोलते। टेंसर ही, हर क्वांटिटी वैसे टेंसर ही होती है। दुनिया की जितनी भी क्वांटिटी तुमने पढ़ी है सारी टेंसर है। ये टेंसर ही है जो स्केलर और वेक्टर बनती रहती है। जब तुम हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे तो बहुत आगे जाके अगर मैथ्स पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें टेंसर एंड मैट्रिसेस वगैरह, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, ये सब सिखाया जाएगा। वहां से तुम्हें पता लगेगा पूरी मैथ तुम वहां से शुरू कर सकते थे। क्यों नहीं की? अकल की खास कमी थी इसलिए नहीं कर पाए। हम में भी थी, तुम में क्या? हमने भी थी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है कौन? चार्ज। मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो तुम बोलोगे ये चार्ज है, इसको रॉकेट बना के साले को इधर उड़ा दिया, अब तो है इसकी डायरेक्शन, है इसकी डायरेक्शन, अब है, उड़ गया ना। हाँ, है इसकी डायरेक्शन। नहीं, क्यों? अभी तो उड़ा है तुम्हारे सामने तीर, ये ना इधर जा रहा है। हाँ, अरे कहा, ये जो जिससे जा रहा है वो वेलोसिटी है, वो वेक्टर है। चार्ज थोड़ी ना वेक्टर हो गया। अरे मास की वेलोसिटी वेक्टर होती है, चार्ज की वेलोसिटी वेक्टर होगी। ये जा रहा है डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या उधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा ना? तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जिससे जा रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है।
खुद थोड़ी ना वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे तो ट्रक जा रहा है, उधर ट्रक वेक्टर हो गया। जो ट्रक नाप रहा है रास्ता, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और उसकी वेलोसिटी वेक्टर होगी। ट्रक थोड़ी ना वेक्टर हो जाएगा। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब चार्ज के बारे में छुटपुट और बात। चार्ज दो तरीके का होता है, एक प्लस और एक माइनस। ये प्लस और माइनस हमने कैसे बनाया? ऐसे बनाया, अगर हमने प्लस को बोला, कोई कोई प्रॉपर्टी पढ़ी मैंने, जैसे मान लो ये कोई एक काम करता है, ये कम सोता है, तो मैंने इसको बोल दिया पॉजिटिव। एक है जो ज्यादा सो रहा है, उसको बोल दिया नेगेटिव। तो इसमें से अच्छा बुरा कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसको नेगेटिव बोला गया और जिसको पॉजिटिव बोला गया, वो एक दूसरे से उल्टे काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं। अगर मैंने इस डायरेक्शन को बोला है पॉजिटिव, जो कि तुम बोलते हो, तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से ये होगा ना पॉजिटिव। तो अगर इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव बोल रहे हो, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे? लेकिन अगर मैंने इसको पॉजिटिव बोल दिया तो इस वाली को नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हम डिफाइन कर रहे हैं और ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये ऐसे नहीं है प्रैक्टिकल, ऐसे चार्ज नेगेटिव है किताबों में, ऐसे नेगेटिव है और उड़ता हुआ जा रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं, उसके मत्थे पे चिपका होता। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज है? कन्वेंशन। कन्वेंशन, हाँ कन्वेंशन है। ठीक है, जैसे हमारा कन्वेंशन होता है, किसी भी तुम रिलीजियस प्लेस के सामने से जाओ तो कुछ तो हैंड गेस्चर्स होते हैं जो करने पड़ते हैं, और ना मार पड़ती है। अब तो पड़ती है, पहले पता नहीं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, ये दोनों के दोनों कन्वेंशन बने, कन्वेंशन। ठीक है। अब एक जेजो थॉमसन नाम का आदमी था, उसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इन मतलब डिस्कवर किया था, उसने ढूंढा था, तो उसको नोबेल प्राइज मिला था। उसने इसको कन्वेंशन दी नेगेटिव, और जो उसके उल्टा काम कर रहे हैं उसको कन्वेंशन दी पॉजिटिव। तो अगर मैं एक एटम की बात करूं, तो एटम के रेस्पेक्ट में उसमें से कौन पॉजिटिव बनेगा, कौन नेगेटिव बनेगा? तो इलेक्ट्रॉन तो बना नेगेटिव, और पॉजिटिव बना प्रोटॉन। ठीक है, ये आगे छोटे पी से फोटोन दिखाएंगे, बड़े पी से प्रोटॉन। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? तो इस तरीके से बात हुई थी। अच्छा, अब ये चार्ज जो दो टाइप का हमने बांटा है, ये दो टाइप का क्यों है चार्ज? इस बात का कोई जवाब है क्या तुम्हारे पास? ये जो जो बातें मैं पूछ रहा हूं ना, ये इन पे बातें होती नहीं है ना, चर्चा होती। जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई ठीक है, चार्ज है दो टाइप का है, तुमने मान लिया चुपचाप। हम्म हम्म। हाँ, तूने प्रॉपर्टी का सहारा लिया और उन दोनों को विपरीत बता दिया, उल्टा बता दिया कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी इसकी होगी, है ना? तो अभी तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। वही प्रॉपर्टी के साथ खेलना मतलब, हाँ ठीक, हमें तो सच पता है ना, हम तो अपने घर पे सही से काम करेंगे। तो हमें झूठ और सच का पता होना चाहिए। लेकिन जब कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? झूठ को ही सच बोलेंगे। क्या यही डेफिनेशन है? ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, ये जो चार्ज है दो टाइप का क्यों है, इसका रीजन तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। पोटेंशियल एनर्जी मैंने जो पढ़ाई हुई है तुम्हें, वो तो तुमने रख रखी है ना संभाल के। अगर वो नहीं है तो मेंस और एडवांस का तो फिर दिक्कत ही है। नहीं है तो वो दोबारा पढ़ानी पड़ जाएगी, इतना जरूरी चैप्टर है, पहले ही बता दिया था। तो हाँ, वर्क पावर एनर्जी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितने तरीके से देखी है हमने, है ना? और लास्ट वाली क्लास तुमने अगर ली हो तो लास्ट वाली क्लास थी एक वर्क एनर्जी की, जिसमें मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम कराई थी, उसमें एक बार और मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल कर्व कराए थे। तुम नहीं आए थे उस क्लास में, तुम्हारे एग्जाम चल रहे थे। हाँ हाँ, पता है मेरे को, तुम नहीं आए थे। तो वो डाल रखी है, एक बार वो भी पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारा उससे बिल्कुल आगे से कंटिन्यूएशन में शुरू किया है जहां तुमने छोड़ा था। तो ये 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें मैंने पोटेंशियल कर्व वगैरह सब चीजें बताई हुई है, थोड़ा सा और अच्छे से बता दिया। क्या? जो गूगल मीट पे थी उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई थी, उसमें कुछ खास नहीं किया। उसमें तो मैंने ये बताया था, टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बताया था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर रहते हैं सदैव ही। ठीक है। लेकिन इसकी इसकी एक खराब बात क्या है कि मैंने कहा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन अगर वो नॉन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता तो मैं इक्वेशन नहीं लिख पाता, वहां पे मुझे वर्क पावर एनर्जी का ही सहारा लेना पड़ता। ठीक है। अब वापस यहाँ पे आते हैं। तो पोटेंशियल संभाल के रखना, इन सब चीजों का जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो तुम्हें पूरे 2 साल 1 साल जितना भी पढ़ो नहीं पता लगेगी, तुम्हें होगा ही नहीं है एहसास, जब तक तुमसे पूछे नहीं जाएंगे ये सवाल। तो मेरा काम ये रहेगा कि तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज आनी चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए, क्योंकि तुम एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे पूरी की पूरी मेंटल थॉट अपनी तुम्हारे ऊपर थोपनी पड़ेगी। तुम्हें तरीके देने पड़ेंगे सोचते कैसे है। सिर्फ सिखाने से काम नहीं चलता एडवांस में, ये तुम फील ही कर चुके हो, तुमने क्वेश्चन देखे होंगे 11th जो हमने एडवांस लेवल की शुरू करी थी उसमें भी देखा होगा। खैर, तो ये जो रीजन है कि ये दो टाइप के क्यों है, इसका रीजन क्या है अभी मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके हिसाब से हमने एक कन्वेंशन बांटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के हिसाब से हमने कन्वेंशन बांटी है।
ठीक है। रीजन मिलेगा, लेकिन अभी सवाल डाल के छोड़ दिया, तुम्हारे दिमाग में खुद से आना चाहिए था कि ये ऐसे क्यों, है ना। अगर तुम्हारा दिमाग अच्छे से सोचता तो तुम्हारा दिमाग ये पूछता कि नेचर सिमेट्री फॉलो करता है, नेचर फॉलोस सिमेट्री। अगर नेचर सिमेट्री फॉलो कर रहा है तो नेचर ने पूरे मैटर को दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में बांटा। ये सब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ूंगा, यहाँ का नहीं है, बस हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। उसने कहा एक तो है मास, एक है चार्ज, है ना। ये किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हर चीज के पास मास होगा, हर चीज के पास चार्ज होगा, हर चीज के पास मास होगा, हर चीज के पास चार्ज होगा। चार्ज तुमने कहा दो टाइप का है, चार्ज तुमने कहा दो, मास क्यों नहीं है दो टाइप का? नेचर तो सिमेट्रिक है, तो मास और चार्ज में भेदभाव क्यों? इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? ये सब दिमाग में आना चाहिए ना। तो खुद से अगर नहीं सोच पा रहे हो तो तुमने एक तरीका अडेप्ट कर लिया पढ़ने का, और वो तरीका छोड़ के अब हमें दूसरे तरीका अप्रोच करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत बार प्रूव करवा चुका हूं, एडवांस के क्वेश्चन देके फॉर्मूले से कुछ नहीं हो रहा, सारा खेल सोच का है। ठीक है। तो मास दो टाइप का नहीं होता, हम ऐसा पढ़ रहे हैं, क्या पता होता भी हो, क्या पता होता भी हो। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर सुना हो तुमने, एंटी मैटर मैटर, है ना, वो बहुत आगे की बात है। पर नेचर सिमेट्रिक है। अभी तुम्हें सोचना चाहिए, बस सोचना चाहिए कि ये मास दो टाइप का नहीं है, चार्ज दो टाइप का है। कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब हम पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे, मास और चार्ज के बारे में ही नहीं जान पाएंगे बस। और एक और चीज है, वो जब पढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तब बताऊंगा, यहाँ थोड़ी फालतू बात है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ लीक चली गई। अच्छा। एक और प्रॉपर्टी के बारे में चार्ज की बात करते हैं। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे स्केलर क्वांटिटी है, तो जो स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी होती है वो तो इसके पास है ही, एक की दुक्की फालतू भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यू लिख दो चलेगा, बस एक ही खराब बात है यहाँ पे, एक तो राइटिंग खराब है और एक शॉर्टकट बहुत पे ले जाएंगे। शॉर्टकट की हाँ कम से कम लिखना चाहूंगा। अभी तो आज तो पहली क्लास तो मैंने प्रॉपर्टीज पूरा लिख दिया, है ना, एहसान रहा तुम्हारे ऊपर। अभी आते आते ही ये बस ऐसे प्रूफ हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ये संभालते रहना, वो तो जब तुम पढ़ना शुरू कर दोगे तो अपने आप समझ में आता रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, चार्ज एडिटिव होता है। एडिटिव का क्या मतलब है? चार्ज जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? जैसे स्केलर क्वांटिटी जुड़ती है। और स्केलर क्वांटिटी कैसे जुड़ती है? जैसे नंबर जुड़ते हैं, जैसे 4 और 3 7 5 होता है। अरे वाह, 7। अच्छा। 7 और -6 1, है ना, और 1 और -8 -7, है ना। जैसे हमने नंबर जोड़े ऐसे ही चार्ज जोड़ते हैं। अब चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम्ब। अब थोड़ा सा ये भी देखो, कूलाम्ब एक बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है, इम्प्रैक्टिकल है, तो हम प्रेफर करते हैं माइक्रो कूलाम्ब को। एचसी वर्मा में तुमने अगर कभी खुद से पढ़ी हो, 11वीं की एचसी वर्मा अगर तुमने कभी ट्राई की हो खुद से पढ़ने की, तो उसमें ना एक टेबल है जिसमें वो बताता है माइक्रो मैक्रो इन सब का मतलब क्या है ना। तो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली चीज मैं यहाँ बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। अगर मैं माइक्रो लिखूं तो जिस चीज के आगे माइक्रो लगा दे उस चीज के आगे तुम 10⁻⁻6 लगा दो, ठीक है। ऐसे ही एक आएगा तुम्हारा नैनो, 10⁻⁻9 लगा दो, और ऐसे ही एक आएगा पिको, 10⁻⁻12 लगा दो, ठीक है। और एक ऐसी होता है फेम्टो, 10⁻⁻15, ठीक है। जैसे कोई बोले तुमसे 1 माइक्रो सेकंड तो 10⁻⁻6 सेकंड। तुमसे कोई पूछे कि 1 नैनोमीटर तो वो कितना हो गया? 10⁻⁹ मीटर। तुमसे कोई पूछे 1 पिको कलाम तो वो क्या हो गया? 10⁻12 कलाम, ठीक है। तो हम जनरली ये चीज प्रेफर करते हैं। ज्यादातर चार्ज इस वैल्यू में, इस वैल्यू के आसपास दिखाई देंगे तुम्हें। तो मैं कुछ चार्ज ले रहा हूं, ठीक है, तुम्हें माइक्रो कलाम में ही आंसर करना है। मैंने कहा कि +3 कलाम या फिर माइक्रो कलाम, और एक ले लिया मैंने -5 माइक्रो कलाम, और एक ले लिया 7 माइक्रो कलाम प्लस का, है ना। और बाहर से इस पे ढक्कन लगा दिया, ये बन गई एक बॉडी। अब तुमसे पूछा इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या है, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 5 कैसे आ रहा है? सोच लो, तेरा भी पक्का गलत नहीं कर रहा इन्होंने? सोच के बोला, कॉन्फिडेंस रखना यार, सही बोला तो। 7 और 3 10, -5, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, ऐसे बिल्कुल हल्का पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है बीपी लो है। हाँ। कितना आ गया? +5 माइक्रो कलाम। और ये तो कुछ भी कोई चीज ही नहीं पढ़ा रहा मैं,
टाइम पास चल रहा है सब। अच्छा, चार्ज एडिटिव है, पहली चीज तुम्हें याद हो गई। दूसरा, चार्ज कंजर्वेटिव है। जस्ट लाइक एनर्जी, चार्ज इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। ये डायलॉग तो तुम्हें सुना होगा ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन वन मोड टू फ्रॉम वन मोड टू अनदर मोड, है ना। ऐसे ही चार्ज का भी है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है, पर कभी भी ना तो बनाया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो चार्ज कंजर्वेशन पूरे यूनिवर्स में, अगर यूनिवर्स को एक क्लोज सिस्टम माने, क्या तुम ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम जानते हो? तू जानता है ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम? एक बार फटाफट बता दे। कॉम्प्लेक्स तरीके से क्यों सोच रहा है? बहुत आसान है, देख मैं बताता हूँ, यही काम आएगा जो बता रहा हूँ। हाँ, जो तू बता रहा है वो भी सही है अपनी जगह, पर वो काम कैसे ले पाएगा तू? समझा नहीं पाएगा ना। मेरे को आसान भाषा में अगर समझाना पड़ा तो मैं सीधा बोलूंगा, ओपन सिस्टम जिसमें चीजों का बाहर वाली चीज से आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, खुला कप है, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा अगर गर्म है, चाहे उसमें अगर गर्म है ठंडी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर उसी को ढक्कन ढक दे तो कम देर में गर्म होगी, सॉरी कम देर में ठंडी होगी। और अगर उसी को थर्मल कैन में डाल दे तो वो 24 घंटे भी गर्म रहेगी, है ना। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में आइसोलेशन आ जाता है, बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो कैसा सिस्टम हुआ? क्लोज सिस्टम। अगर मैं यूनिवर्स को एक क्लोज सिस्टम ले लूं, अगर यूनिवर्स को एक क्लोज सिस्टम ले लूं तो चार्ज कंजर्व है। अब मैंने यूनिवर्स बोला है, लेकिन अगर मैं ऐसी कोई बॉडी ले लूं, मैंने कहा कि ये एक बॉडी है, बस एक ही बॉडी है जिसका नाम रखा मैंने ए। इस पे था 10 माइक्रो कूलम का चार्ज। इससे मैंने कहा कि मैंने इसमें से -2 माइक्रो कूलम निकाल लिया, तो कितना बचा इसके पास? 12 प्लस का। तो इसके पास कितना चार्ज बचा प्लस का? 12 माइक्रो कूलम। बताओ ए पे चार्ज कंजर्व है क्या? क्या ए पे चार्ज कंजर्व है? कंजर्व रहने का मतलब जितना पहले उतना बाद में। जल्दी बोलो। 8 कैसे हो गया यार? -2 निकाला है तुमने, तो इस पे +2 नहीं आएगा? तेरे 10 रुपए उधार है। 2 रुपए मैंने तेरे से, सॉरी तूने मेरे से 2 रुपए और ले लिए उधारी के, तो तेरे पास कितना उधार है? समझा? तो वही वाला हिसाब है। अच्छा, ये 12 माइक्रो कूलम, ये तो सबको समझ आ गया ना। तो एक काम करो, अगर ये नहीं समझ आ रहा ना, घर जाके सोचना थोड़ा सा कि तुमने कहाँ कड़ी रोकी है। ये समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब बताओ कितना बचा? इसमें देखो कितना फटाफट आंसर करा तुमने, है वहां प्लस माइनस में भाई साहब। तो अब इस पे बताओ, क्या चार्ज कंजर्व रहा? सवाल है, चार्ज कंजर्व रहा? ए पे चार्ज कंजर्व रहा? कल बताओगे, आज बताओगे, कैसे बताओगे? नहीं, नहीं रहा, पक्का? ठीक है। कहीं तो गया होगे। तो अब ये 12 है, और इसका उड़ा हुआ चार्ज 3 माइक्रो कूलम दुनिया में कहीं तो होगा, तो यूनिवर्स में तो कंजर्व ही है। ए पे बदल गया है, पर यूनिवर्स में कंजर्व है ना। ये बात मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि अगली बात मैं बोलूंगा और तुम मेरे को काट नहीं पाओगे। डायरेक्ट पढ़ाते तो काटते। अगली बात है, Q is conserved for a system। एक सिस्टम के लिए क्यों कंजर्व है? बॉडी के लिए नहीं बोला मैंने, सिस्टम के लिए कंजर्व है। जैसे दोबारा खेलते हैं, ये है ए, ये है बी। बोलो क्या चार्ज रखे, जल्दी बोलो। कितना देना है इसको? प्लस माइनस कोई भी दे सकते हो, जल्दी। एक। बहुत कंजूस है रे, जमीन थोड़ी ना है। कितना इस पे? मान लो इस पे पहले था 5, तो अब कितना आ गया उस पे? और इस पे? तो हम देखते हैं इनिशियली दोनों पे कितना चार्ज था। 13 और 5 18, 12 और 6, क्या इनिशियल चार्ज Q नेट इनिशियल बराबर है Q नेट फाइनल के? इसी को अपना यूनिवर्स मान लो ना। तो ये वाली लाइन अब समझ आ गई। चार्ज कंजर्व ही रहेगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। अब इसी पे एक घिसा पेटा सवाल देख लो, 2-3 चीजें क्लियर हो जाती है, इसलिए करा भी देते हैं। ये पूरी कंप्लीट बॉडी है, इसके अंदर कुछ बॉडी है अलग अलग बिखरी पड़ी है। इस पे मान लो +3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, इस पे -8 माइक्रो कूलम का चार्ज है,
और इस पे 17 -17 करो, या चलो एक काम करो, इस पे कर लो -16 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इस सिस्टम में कुछ तो चेंजेस आए, और ये भी सिस्टम कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। यहां 5 माइक्रोकुलाम और यहां पे -15 माइक्रोकुलाम। तो बताओ इस पे कितना चार्ज होगा, कैसे पता? हाँ, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। तो तुमने क्या लगाया? चार्ज कंजर्वेशन। दूसरी चीज क्या लगाई तुमने? एडिटिव। मैंने दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल करवा ली, अगर तुमने ध्यान दिया। इस पे नेट चार्ज कैसे निकालोगे? ऐड करके, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो कितना आएगा? 16 और 24, 24 में से 3 गया 21। तो इस पे आया प्लस का या माइनस का? माइनस का 21। तो इस पे क्यू नेट कितना है? माइनस का 21। सिस्टम तो वही है, तो सिस्टम पे चार्ज कंजर्व रहता है। तो यहां पे कितना होगा चार्ज? यहां क्या लगाया मैंने? कंजर्वेशन। यहां क्या लगाया? कंजर्वेशन। और यहां क्या लगाया? एडिटिव। और अब इसको यहां इस्तेमाल करूंगा। मेरा टोटल कितना आना चाहिए? -21। यहां कितना आ रहा है? -10। कितने की कमी है? -11 की। तो इस पे कितना हो जाएगा? -11 माइक्रोकुलाम। ये बात समझ गए? तो यहां पे भी दोबारा से मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एडिटिव। ठीक है, अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बच्चों वाली हरकत है, बिल्कुल ही आसान है, एकदम एक नंबर का टाइम पास है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये सब बातें ना बताऊं और डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लो तो तुम्हें दिक्कत होगी, पेट में खुजली होगी। ठीक है, और प्रॉपर्टी देखते हैं। इनवेरिएंट का मतलब समझते हो? जो बदल नहीं सकता, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जो ना बदले, जो किसी पे डिपेंड ना करे। जैसे अगर मैं तुमसे छोटी सी बात पूछूं, मास किस पे डिपेंड करता है? मैटर। डिपेंड किस पे करता है भाई? अच्छा मेरे को 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ। हाँ, हाँ, हाँ। जब तूने मास बोल दिया इसमें है और 4 है ना, वो याद करना। कैंडिला यूनिट है या? हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, और करंट भी तो है। हाँ, अब मैं एक और सवाल पूछ लूंगा यहां से। करंट तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। 10वीं में फॉर्मूला नहीं पढ़ के आए तुम? तो तुम इसको फंडामेंटल के ले रहे हो, उसके क्यों नहीं ले रहे? भाई चार्ज जब किसी टाइम पे डिपेंड करेगा, जब चार्ज टाइम का फंक्शन होगा तभी तो करंट बनेगा। एक चार्ज पड़ा हुआ है, पड़ा रहने तो, कहाँ का करंट? और तुमने फंडामेंटल लिया हुआ है। इसका मतलब वो जो लिस्ट है जैसे तुम्हें पढ़ाई जाती है वैसे नहीं पढ़नी चाहिए। वो लिस्ट अपनी सहूलियत के लिए बनाई गई थी। हमें कोई 7-8 ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जिनके बेसिस पे हम पूरे यूनिवर्स के साथ खेल लें। अब उसमें हमने वो क्वांटिटी रखी जिसकी डिपेंडेंसी सबसे कम या जीरो हो, और जो बहुत ज्यादा फेमस, फेमस मतलब जो ज्यादातर इस्तेमाल होती है। अब मेरे को बताओ चार्ज तुम कितनी जगह इस्तेमाल करते हो आई जिंदगी में, लेकिन करंट है ना, अभी तो इंसानियत पहुंची नहीं है वहां पे, करंट के भी नशे हुएंगे। जब बिजली हो जाएगी ना महंगी, तो उसके भी नशे हुआ करेंगे। खैर, तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज को फंडामेंटल ना मान के हमने किसको फंडामेंटल माना? करंट को। ठीक है, तो खैर वो टेबल में तुमने खुद ही बोल दिया कि मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या दी थी तुम्हें? वो क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, या फिर किसी और क्वांटिटी का फंक्शन नहीं है, या फिर उस क्वांटिटी को किसी और क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे मास को तुम किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मास का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसको तुम किसी और के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, है ना। बट अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि मास का एक फॉर्मूला होता है जो आइंस्टाइन ने बताया था। आइंस्टाइन ने कहा 2 मास होते हैं दुनिया में, एक जो मैं जानता हूं, एक जो तुम जानते हो। ये वो मास है जो तुम जानते हो, ये वो मास है जो आइंस्टाइन जानता था। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पे। स्पीड बदलेगी तो मास बदलेगा। अब तुम बोल रहे हो हम भागेंगे, हमें तो नहीं फील होता, क्योंकि जिस स्पीड से तुम भाग रहे हो वो सी से बहुत छोटा है। समझे? तो ये इशू है। जैसे मान लो 1 मीटर पर सेकंड क्या ही तो स्पीड है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड से।
कि तुक थोड़ी ना इन बातों का। तो इसलिए नीचे क्या आ जाएगा, ये ऊपर बहुत छोटी क्वांटिटी है, नीचे तो लगभग इन्फिनिटी आ गया ना, तो 1/∞ 0, 1 - 0 इज 1, तो क्या आ गया m बराबर m नॉट। इसलिए तुम्हारी दुनिया में कभी भी मास चेंज नहीं हुआ, इसीलिए 11th क्लास में कभी भी मास चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब बातें, इसलिए कर रहा हूं ये सब बातें, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाँ 9.1, शाबाश, इंटू 10⁻31। ये बहुत भारी नहीं हो गया? अच्छा, तो इसका मास नेगेटिव में आ गया, पावर माइनस में, ठीक है। अब मैं बोलूं कि फोर्स का फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा था वो पढ़ा था मास इंटू एक्सेलेरेशन, वाजिब बात। मैंने कहा 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद मास किस तरह इलेक्ट्रॉन का रख दिया, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा हूं ये फोर्स, तो ये आ गया 9.1 10⁻31। और मुझे निकालनी है अब एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन आ जाएगी तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, चेंज इन एक्सेलेरेशन गिव्स वेलोसिटी। तो एक बार एक्सेलेरेशन निकालो, तो एक्सेलेरेशन क्या 1/9.1 10⁻31 प्लस का नहीं आ जाएगा यहाँ? अब एक काम करो, नीचे 9.1 है और इसमें से एक 10 ले लो बाहर, तो ये 10⁻30 बचा, ये अप्रोक्सीमेशन में काट दिया, बहुत ही गंदा अप्रोक्सीमेशन पर काट दिया मैंने, तो कितना बचा 10⁻30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो यूनिवर्स के पास हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो फोटोन इतनी है, इससे ज्यादा वेलोसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो एक्सेलेरेशन ही देखो कहां की है। तो क्या तुम कभी भी इलेक्ट्रॉन पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो? लगा ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन पे 1 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा सकते। अब क्योंकि तुम 12th में हो, 12th 11th से बहुत ज्यादा आसान है अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो। सीबीएसई में, सीबीएसई वाले बच्चे के लिए 12th मुश्किल है अगर सीबीएसई के हिसाब से बात करो। रीजन भी 11th में तुम बहुत सोच समझ के पढ़ के आते हो, काइनेमेटिक्स पढ़ के आते हो, मैकेनिक्स पढ़ के आते हो। एडवांस वाला मैकेनिक्स से ऐसा सवाल पूछेगा कि वो चाहेगा तुम ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है, उसकी बेइज्जती हो जाएगी तुमने कि वो ऐसे लेके ईगो पे लेके बनाता सवाल। ऐसा है नहीं, लेकिन सवाल बहुत गंदा बनाता है वो, उसके हाथ नहीं रोक रखे किसी ने कि बनाओ, जितना जहरी सवाल बना सकते हो बनाओ। 12th में वो 11th यूज करेगा और कॉन्सेप्ट 12th का फेक फॉर्मूला उठा लेगा और सवाल बना देगा, वो इस सिलेबस से बाहर नहीं जा सकता जो पढ़ाया जा रहा है। 11th का जो सिलेबस है एडवांस को लेके, मैकेनिक्स का स्पेशली, वो इस टाइप का सिलेबस है कि मैंने तुम्हें सिलेबस पढ़ा दिया, अब उससे कितना भी गंदा क्वेश्चन बन सकता है, गंदा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे के लिए क्यों टफ है? वो इसलिए टफ है कि वो पढ़ता है मास, वो पढ़ता है टक, वो पढ़ता है लट्टू घूमता हो, वो पढ़ता है कि कुर्सी पे हाथ ऐसे कर लिए तो क्या होगा, वो ऐसी ऐसी बातें पढ़ता है। वो पेंडुलम ठीक है स्विंग कर रहा है, बताओ टाइम पीरियड, तो वो इमेजिन कर पा रहा है चीजों को, वो देख पा रहा है, उसके दुनिया के लोग है वो सब, कंपेरेबल है उसके मास से, जो वो देखता है उससे कंपेरेबल है, विजिबिलिटी में आती है चीजें। यहां कोई भी एक चीज विजिबिलिटी में है? एटम दिखता है, इलेक्ट्रॉन दिखता है, न्यूक्लियस दिखता है, मॉलिक्यूल दिखते हैं क्या? आज तो कोई भी इंसान एटम नहीं देख पाया अपनी आंखों से। अच्छा, फिर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन दिखाता है, तो जब ट्रैजेक्टरी देख पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही देख लिया, क्या बात है। कोई चीज चल रही है, जो चल रही है वो नहीं देख पा रहा, वो चल रही है वो देख पा रहा है, ये कैसी बात हुई बे? वो अलग चीज है, वो अलग चीज है जिसमें मैं पढ़ाऊंगा। तुम ना एक लाइन पढ़ लेते हो उसको दिल से लगा लेते हो, भाई ऐसे नहीं पढ़ा जाता, बहुत अधूरी चीज है वो। उसने बोला था कि अगर तुम मोमेंटम निकालोगे तो पोजीशन नहीं निकाल सकते, और अगर पोजीशन निकाली तो मोमेंटम नहीं निकाल सकते। रिलेट तो करना सीखो पहले उन्हें, बहुत अलग चीज है। उसने कब कहा ये जा रहा है चल रहा है, और वो किसकी बात कर रहा है, पोजीशन, किसकी पोजीशन की बात कर रहा है वो? अच्छा देख मैं बताता हूं मोमेंटम कैसे लिखा जाता है। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है, पी मोमेंटम है यहाँ पे, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, एच बाई लैम्डा। मास कहाँ है यहाँ, कहाँ है ये? अभी तुमने मोमेंटम में पूरा नहीं पढ़ा है, रिलेट तो बाद में करोगे तुम तो इसीलिए वो अभी दिल पे मत लगाओ तो अब दिक्कत ये है ना, तो हाँ मैं था इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन दिखाता है, एटम भी नहीं दिखा पाता वो। दुनिया के किसी आदमी ने आज तक किसी भी डिवाइस को यूज करके एटम भी नहीं देखा आज तक, और देख भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है देख पाएंगे, आगे टेक्नोलॉजी आएगी, नहीं देख ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने काम किया, दिखा तुम्हें? या जो कुछ तुम काम कर रहे हो तुम्हें दिखता थोड़ी ना है, तुम्हें उसका आउटपुट दिखता है। इसमें मैंने मुक्का मार दिया, तुम्हें क्या दिखेगा? मेरा हाथ जाता हुआ दिखेगा, तो क्या दिखा? डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें क्या दिखा? कि यहां वॉल्यूम अलग टाइप का है, फिर तुम्हें यहां का इफेक्ट दिखा टूट चुका है। तुम्हें सब क्या दिख रहा है? तुम्हें सब किसके टर्म्स में दिख रहा है? तुम्हें सब स्पेस के टर्म्स में दिख रहा है, तुम्हें सब एक्स वाई जेड के टर्म्स में दिख रहा है।
तुम फोर्स नहीं देख सकते, तुम वर्क डन नहीं देख सकते, तुम एनर्जी नहीं देख सकते, तुम मोमेंटम नहीं देख सकते, जितनी फिजिकल क्वांटिटी पड़ी है देख कहां सकते हो? तुम क्या देख पाते हो? सिर्फ एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड में हो रहा है वो देख पाते हो, है ना? तो इस तरीके से जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में हम वाई और एक्स में रिलेशन निकालते थे और उसका ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा आता था, क्योंकि हमने ग्राफ एक्स और वाई के बीच में प्लॉट किया है तो ऐसा आया है, और हमें एक्स और वाई में ही चीजें दिखाई देती है, तो तुमने जो ग्राफ आया वही तुम्हें डायग्राम में दिख गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे ही एक्स टी ग्राफ बना दूं तो वो ऐसा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम टाइम नहीं देख सकते। घड़ी में 9 बज गए उसको टाइम देखना नहीं बोलते, जो तुमने देखा है वो फिजिकल क्वांटिटी, वो सुई है जो तुम्हें 12 पे दिखाई दे रही है लिटरली। तुम काउंटिंग सीख के उसको रीड कर रहे हो एक्स वाई जेड में ही। सोचो, सोचोगे तो थोड़ा थोड़ा फील आएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी तो हम वैसे ही नहीं देख पाते। अब मैंने क्यों इतनी सारी बातें करी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एटम क्यों नहीं दिखाई दे सकता कभी भी किसी डिवाइस से, ना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे सकता, ना एटम दिखाई दे सकता। क्यों? क्योंकि उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर। सारा खेल एनर्जी का है उधर, सारा खेल एक ही स्पेस में अगर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है तो वो तुम्हें मास जैसी फील होगी, ऐसा समझो। मैं ये नहीं कह रहा मैंने पूरा सही बताया, क्योंकि पूरा सही बताऊंगा तो फिर यही चलता रह जाएगा, तुम नहीं पढ़ पाओगे। और मेरे को वो तो नहीं सिखाना जो मेरे को आता है, मेरे को वो सिखाना जो तुम्हारे काम का है। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी जगा के रखूंगा ताकि तुम न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओ, सोचना सीखो चीजों को। तो इसीलिए ना तो हम कभी एटम देख पाएंगे ना कभी देखा, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर की बात है। और इलेक्ट्रॉन पे तुम 1 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा सकते। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और तुम जैसे यहां लगाओगे तो ये मान लो 0.0001 न्यूटन का भी फोर्स है, तो भी ये यहां से पार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा ना कोई ओपेक चीज है ना? अगर ओपेक चीज होती तो गर्मियों में यहां अंदर गर्मी क्यों लगती चारों तरफ दीवार बना के? चीजें एमिशन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन में चलती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी दुनिया का आदमी है, आर पार हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो सारी बातें भी हैं। और तुम अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा दो तो ये चमत्कार हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए न्यूटन न्यूटन कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कभी भी 1 न्यूटन का फोर्स लगने नहीं देगा। 1 न्यूटन का फोर्स लगने से पहले ही भाग जाएगा। जैसे मक्खी होती है ना, तुम उसके पास हाथ लाते हो पहली उड़ जाती है, वैसे ही मान लो इसको, ठीक है? तो ये रहा मास। क्या मास डिपेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें? ऐसी मैं लेंथ का भी फॉर्मूला लिख सकता हूं, इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये सॉरी, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो लेंथ रिलेटिविटी में जानी जाती है, ये वो लेंथ है जो तुम जानते हो तुम्हारी दुनिया की। लेंथ भी डिपेंड कर गई, टाइम भी डिपेंड करता है। टाइम तो रिलेटिव है ही। ये सारी उल्टी सीधी बातें तो तुमने सुनी रखी होगी ना, कि जब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पे जाते हैं, हाँ, तो वहां पे जो इंसान उसको बाहर से देख रहा है तो उसको रुका हुआ नजर जाएगा, और उसके लिए तो वो पता नहीं 1 सेकंड भी नहीं है, तो बहुत जल्दी हो गया काम। तो टाइम रिलेटिव है वो। तो तुम इसी देख लो, एरोप्लेन दूर से देखो ऐसे धीरे जाता हुआ दिखाई देगा, पास से निकल जाए हवा भी नहीं लगेगी, हॉस्पिटल मिलोगे सीधा। तो टाइम तो रिलेटिव है। तो तुमने क्या क्या पढ़ा था उस लिस्ट में, फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में? सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, तीनों इंडिपेंडेंट है। उनको इंडिपेंडेंट नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि हम किसी और फॉर्मूले के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अभी अपनी औकात अनुसार, क्लासिकल मैकेनिक्स में। बाकी वो कर रहे हैं डिपेंड। लेकिन चार्ज, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पूरी फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी है जो सच में किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये इलेक्ट्रॉन कितनी भी रफ्तार से दौड़ जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 कलाम है तो 5 कलाम भी है, -2 कलाम है तो -2 कलाम भी है, बात ही खत्म। तो अब समझ में आया इनवेरिएंट का मतलब क्या है? ठीक है, तो चार्ज इज इनवेरिएंट से तात्पर्य है लेखक का कि सिर्फ चार्ज ही इकलौती एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको तुम परफेक्टली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोल सकते हो पूरी फिजिक्स में, और कोई नहीं। बाकी सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है चार्ज इज इनवेरिएंट। बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत? ठीक है, आज की गाड़ी यहीं रोकते हैं। थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया, थोड़ी सी डिटेल में भी बात कर ली। सीबीएसई में ये सब डिटेल में बात नहीं होती, स्पेशली ये सब इमेजिन तो नहीं करवाया जाता। ठीक है, और एडवांस की तो खैर अभी दूंगा तुम्हें एक एडवांस की भी क्लास, वो लंबी होती है 3-4 घंटे की, तो उसमें थोड़ा सा पैक पैक करके खाना पीना खा के एनर्जी के साथ, वो उस दिन रखूंगा जिस दिन सर की नहीं होगी। सर की क्लास नहीं होगी उस दिन रखूंगा। बाकी तुम आज आए भी लेट, वरना मैं अभी क्वांटाइजेशन और करा देता तो बढ़िया हो जाता तुम्हारा। बताओ किसी को कुछ पूछना हो, डाउट पूछना हो, कोई मन की शंका हो किसी भी प्रकार की?
बोलो। अच्छा हाँ, अगली क्लास से पहले इनमें से तुम्हें जो भी बैच लेना होगा ना, वो तुम तो सिलेक्ट करोगे ही करोगे, लेकिन बैच सेलेक्ट करने से पहले एक बार मेरे को तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलना पड़ेगा। उनसे अलग बात होगी, तुमसे अलग बात होगी। हाँ, उनसे उनके हिसाब से बात होगी, तुमसे तुम्हारे हिसाब से बात होगी, है ना। इसको मैं अभी अब उसमें डाल दूंगा, तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप वही चलने दे, नया बनाने की क्या जरूरत है, उसी में ऐड करते रहेंगे जो भी आएगा। एक नया ग्रुप बनाओ, नहीं क्या, हाँ क्या दिक्कत है उसमें। अरे ये सब काम हमारे थोड़ी ना है, ग्रुप बनाओ डिलीट करो, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, फालतू बात है। जो चल रहा है चलते रहने दो, मेन काम क्या है, पढ़ना पढ़ाना, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम्हें इसका बैकअप बैकअप कह रहा हूँ, इसमें खुलेगी ही नहीं वो फाइल। शाबाश। जैसे ये प्लानर बनाया ना मैंने इसका, ये तो है 12 सीबीएसई का। जैसे डेट होगी, ये दिन हो गया, लेक्चर नंबर हो गया, टाइमिंग होगी, चैप्टर का नाम, और उसमें क्या क्या टॉपिक होगा किस तारीख को। ऐसे ही तुम्हें उसका भी दूंगा मैं, जे मेन्स और एडवांस का भी दूंगा, ठीक है। उसमें टाइम इसलिए लग रहा है, खुद सोचो जब सीबीएसई में ये सब है, इतना सब है, तो ये सब सोचने में बनाने में टाइम लगता है, तो एडवांस का तो फिर पक्का लगेगा टाइम। तो वो भी 1-2 दिन में तैयार करके वो भी तुम्हें भेज दिया जाएगा। हाँ, उसमें मैथ्स और केमिस्ट्री भी डालूंगा मैं तुम्हारी। और डाउट बताओ, और डाउट क्या है। आज तो वैसे भी टाइम पास ही करा हमने, कुछ पढ़ा थोड़ी ना है। इसे पढ़ाई बोलते हैं। हाँ हाँ, पुराना तो कंटिन्यू रखो अपना, वो जो जहां जो मैंने तुम्हारी 11 छोड़ी है जहां से, वहां से कंटिन्यू करेंगे पैरेलली। हाँ, वर्क पावर एनर्जी की एक क्लास हो गई थी, एक जो मैंने ऑनलाइन ली थी जो तुमने मिस कर दी, वो देख के आना, उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा फिर मैं, फिर तुम्हें पावर पढ़ाऊंगा, पावर पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करवाऊंगा उसके, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा, शीट भी दूंगा। 11 तो पैरेलल चलेगी तुम्हारी, लेट बहुत शुरू किया था ना हमने। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि 12th में हमें 11th भी करनी है और 12th भी करनी है, दोनों करनी है। तो मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, इसीलिए स्कूल के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, पहले ही बता रहा हूँ। स्कूल वाले कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा, प्री बोर्ड में नंबर ना दे ना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम बोर्ड में लेके आ जाएंगे, ये मेरी कमिटमेंट है, बोर्ड में तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। नहीं है कि नाता, इन्होंने मेरे से जितने दिन पढ़ा इनसे पूछ लेना, तुम्हारे अभी जो पास में बैठते हैं, किस दिन कंबाइन क्लास ले लूंगा, साथ में बैठ के पूछ लेना कैसा पेपर गया, दुनिया के लिए वो पेपर टफ था, और जहां इतने कम टाइम में पढ़ाया गया नहीं था वो टफ, हमने पढ़ाई उसी तरीके से। तो सीबीएसई में टेंशन मतलब, सीबीएसई में तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, आज तक मेरे वजह से सीबीएसई में किसी का बेकार स्कोर नहीं आया। ये तो ये वाला बैच नहीं है, और भी बहुत सारे बैच है, तुम्हारी एलआईजी में बहुत सारे हैं गिने चुने, ये फोटो वोटो जो लग रही है एलआईजी के ही हैं सारे, तो पूछ लेना। और ऐसे ही किया है हर किसी के साथ, 15 दिन पहले पढ़ाना शुरू किया, 15 दिन में बढ़िया एकदम चकाचक नंबर आए, सीधा 90 पार। खैर 30 तो तुम्हारे प्रैक्टिकल के हैं, बाकी टोटल मिला के मेरे को तो 100 में से ही बताते हैं वो, तो 100 में से 90 पार आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बार तुम्हें एग्जाम में जो तुम्हारा इसका 12th एकेडमिक एग्जाम होता है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11th की मेरे को भी टेंशन थी, तुम्हें भी टेंशन थी, क्यों, क्योंकि वो टीचर के घर की बात होती है। स्कूल पेपर घर से बनेगा, कोई सरकार तो देगी नहीं, अपने हिसाब से नंबर देगा, तुम सही लिखो गलत लिखो उसके हिसाब से, तुमने लिखा है नहीं लिखा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका मूड कैसा है ना। वो बात तो आज भी है, घर से लड़का है नहीं लड़का है, वो बात तो हमेशा रहेगी टीचरों के साथ, है ना। लेकिन 12th में ऐसा कुछ नहीं है, 12th में हम खुला खेल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है हमें किसी भी प्रकार की। और कोई डाउट हो फटाफट पूछो, फिर तुम्हारी क्लास भी है, निकलो। क्या, नहीं अभी तो परसों आओ तुम, तेरे को समझ आया कुछ कुछ, अगर मैं पूछूं 100% में से कितना परसेंट समझ आया। ये देखो, ऐसे दिया जाता है, आप सीख गए, क्योंकि सब्जेक्टिव ऐसा है भाई साहब, मैथ्स और फिजिक्स में तुम कैसे बोल सकते हो आधे अधूरा समझ आया, या तो जीरो आया या पूरा आया, क्योंकि एक भी जगह कमी छोड़ी तो मार देगी तुम्हें। ये पहली बता रहा हूँ, जो भी तुम कच्चा करके चलोगे या फिर बोल दोगे हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे फिर खुद से समझ लेंगे, तुमने कोई भी चीज कच्ची छोड़ दी, वो तुम्हारे नंबर कटवाएगी पक्का, लिख के दे सकता हूँ मैं आज ही। सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है फिर परसों मिलते हैं, है ना। और क्या, परसों इसी टाइम, परसों इसी टाइम मिलेंगे, फिर परसों तक मैं तुम्हारी वो भी फाइनलाइज कर दूंगा, जब तक प्लान नहीं बन रहा मैं तब तक वो क्लास कंटिन्यू नहीं कर रहा। हाँ मैं भी बात कर लूंगा, तुम भी बात कर लेना, और एक बार अपने पेरेंट्स से मिलवा देना मेरे को। हाँ पर मतलब यार जितनी जल्दी मिलवाओगे फिर मैं उतनी जल्दी अपना कार्यक्रम शुरू करूंगा, है ना। वही, रंगमंच में जितनी देरी होगी पब्लिक उतनी बोर हो जाएगी, फिर वो मोमेंटम भी लूज कर देगी, फिर उसका मजा भी नहीं आएगा।